नमस्कार, मेरा नाम ऋतु गोस्वामी है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेखिका शिवानी जी द्वारा रचित प्रेम और बेवफाई पर आधारित एक प्यारी सी कहानी किया का दूसरा भाग। एक चूल्हे से पलंग पर उसके प्रथम प्रेम का स्मारक स्तंभ खंड खंड होकर पड़ा था। दीवार की ओर मुंह फेरकर निश्चल लेटे उस कंकाल के घने काले केश ही जैसे उस सुंदर व्यक्तित्व के एकमात्र अवशिष्ट रह गए थे। बंगले के उड़े पीले रंग से ही मेल खाता रक्त शून्य पांडु ललाट देखते ही नलिनी का कलेजा बैठ गया। धसे कपोलों की पैनी हड्डियों पर मांस के नाम मात्र की एक तह चिपकी रह गई थी। सीख से दुबले हाथों को नमस्कार की सी मुद्रा में बांधे वह न जाने किस अदर्शी देवता का नमन करते करते गहरी नींद में डूब गया था। पर क्या वह नींद ही में ही था या कुछ और? वह और पास खिसक आई। स्वयं उसका अपना कलेजा कंठ में आकर ऐसे धड़कने लगा था कि उसे लगा धक से उसके मुंह से निकल उसकी प्रेमी की छाती पर ही गिर पड़ेगा। कितनी बड़ी भूल थी उसकी। अपने बहुरंगी जीवन के बीच जिस प्रथम प्रेम की स्मृति को उसने बहुत नीचे गाड़कर संयम की भीमशिला से दबा दिया था, वही आज किसी भूकंपी धक्के से बाहर निकल उसे भी कपा रही थी। मृगांक, मृगांक, वह अधैर्य से उसे पुकारती उसके क्लांत चेहरे पर झुक गई। देखो, मैं आ गई हूँ, तुमने बुलाया था ना। आंखें खोलो मृगांक, यह मैं हूँ, केया। क्या उसकी आंखों का भ्रम था? यह सचमुच ही किसी अबोध सुप्त शिशु की भांति नींद में मुस्कुराने लगा था। मृगांक, अब उसका कांपता हाथ प्रेमी के ठंडे ललाट पर झुक गया। व्यर्थ ही में परेशान हो रही हैं आप, यह ऐसे टूटने वाली नींद है। नलिनी चौंक कर मुड़ी। सुनहली फ्रेम का रिमलेस चश्मा पहने एक अधीर व्यक्ति द्वार पर खड़ा था। नमस्कार, मैं पटवर्धन हूँ, भालचंद्र पटवर्धन। डॉक्टर बर्मन का मित्र हूँ मैं। बड़ा अच्छा किया आपने जो आ गई। कल ही शाम तो बेचारा कह रहा था कि आपको यदि उसका पत्र समय पर मिल गया तो आप अवश्य आएंगी। अरे बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? नलिनी खड़ी ही रही। वह बैठती भी कहाँ? कमरे में उस झूले सी पलंग के अलावा बैठने को कुछ और था ही क्या? ओह, वह अजनबी फिर अपने प्रस्ताव पर स्वयं ही खिसियानी हंसी हंसता दूसरे कमरे में एक खंजर सी फोल्डिंग कुर्सी ले आया। कब से ऐसी हालत है? नलिनी ने यत्न से स्वर साध कर पूछा। यह पूछिए कि कब से नहीं है। खोखली सी हंसी हंस वह सहसा बिस्तर पर असहाय पड़े मित्र को टकटकी बांधकर देखता रहा। फिर एकदम ही उसकी कंठ स्वर ने पैंतरा बदल दिया। गंभीर स्वर में वह अनर्गल बोलता ही चला गया। ऐसे भव्य व्यक्ति का ऐसा अंत। राम राम, हरि हरि। मित्र की निश्चल देह को बड़ी बेरहमी से एक ओर खिसकाकर उसने अपने बैठने की जगह बना ली और अपना चेहरा नलिनी के इतने पास ले आया कि वह सहम गई। क्रमशः घनीभूत हो रहा अंधकार मृत्युशैया पर एकदम ही अजनबी सा लग रहा मृगांक और उसका यह विचित्र मित्र। कैसा अस्वाभाविक परिवेश बन गया था यह। बिस्तर पर पड़े हड्डियों के ढांचे में जैसे कोई विशेष अंतर नहीं था उसमें। था तो केवल इतना कि एक कंकाल बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ा था और दूसरा निरंतर बोले जा रहा था। न आसपास कहीं औषधियों की शीशियां थीं, न कोई परिचारिका। लगता था सेवा शुश्रूषा, देखभाल और औषधि के अभाव में बिस्तर पर पड़ा मृत्यु पथ का वह यात्री बड़ी तेज कदमों से अपने पथ पर बढ़ा चला जा रहा है। मैं इसे पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। इस अनजान शहर में अचानक आ गए इस डॉक्टर का मैं ही पहला मित्र था। मैंने ही इसे अपने यहाँ आश्रय दिया। मेरी माँ असाध्य रोग से 4 वर्ष से बिस्तर पर पड़ी थी। इसी ने उसे जीवन दान दिया था। पर भाग्य की विडंबना देखिए, इसे जीवन दान देने वाला आज कोई नहीं है। इनकी देखभाल करने वाला क्या कोई नहीं है? नलिनी को अपना ही स्वर अस्वाभाविक रूप से तीखा लगा। आपके बारे में यह मुझे सब कुछ बता चुका है। सम्मुख बैठी उस व्यक्ति ने जैसे नलिनी का प्रश्न सुना ही नहीं था। कुछ विचारहीन व्यक्तियों के कारण संसार में कभी कभी कैसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। बर्मन ने फिर विवाह नहीं किया। इस अनजान शहर में ही उसने अपना क्लिनिक खोला और साल बीतते न बीतते यह ऐसा प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग इसे बुलाने लगे। इसके मरीज अधिकतर ग्रामीण ही थे। शहर के मरीज भी कुछ कम नहीं थे,
किंतु उन मरीजों ने आज इसे भुला दिया है। ग्रामीण कृतज्ञता ने ही इसे आज तक जीवित रखा है। कोई दूध दे जाता है और कोई फल। नलिनी को उसका लंबा निरर्थक प्रलाप किसी सन्निपात बाएं में बहके रोगी की सी बहकी आए बाएं सा लग रहा था। निश्चेष्ट नाड़ी हाथ में लिए वह चुपचाप हाथ की घड़ी देख रही थी। सुनिए जी, आप लाख नाड़ी पकड़ें, इस रोग का निदान नहीं कर सकती। संक्षेप में आपको मैं ही बतला दूं। पहली बार नलिनी ने रोषपूर्ण दृष्टि से कटमटाकर उसकी ओर देखा। किसी पीनक में झूम रहे अफीमची की ही भांति वह आंख बंद किए बोले चला जा रहा था। पूरे चेहरे पर सफ़ेद बालों की छोटी छोटी फुनगियाँ उभरी थीं। लगता था 2-3 दिन से उसने दाढ़ी भी नहीं बनाई है। तेजी से बोलने में बार बार उसका ढीला टेंचर मशीन के ढीले पड़ गई शटल सा नीचे लटक आता और वह बिना किसी संकोच के दोनों हाथों से उसे जबड़ों में जमाकर फिर उसी रफ्तार से बोलने लगता। अभागे ने पैथेडीन ले लेकर ही अपनी यह दुर्दशा कर ली है। यह बेहोशी इसकी स्वयं अपनी बनाई बेहोशी है। इस स्वयं सिद्ध यमराज से भला कोई इलाज करा सकता है? इसी से धीरे धीरे मरीजों ने भी आना छोड़ दिया है। जब डॉक्टर ही को ऐसा असाध्य रोग लग गया तब वह दूसरों का क्या खाक इलाज करेगा? अब तो बेहया मरीजों से भी फीस के बदले पैथेडीन मंगवाने लगा था। डायबिटिक तो था ही, इधर किडनी भी एकदम घुल गई है। अच्छा हुआ आप आ गई, अब इसे आज ही साथ लेकर चल दीजिए। मैं? आश्चर्य से अधिक क्रोध ही हुआ था नलिनी को। ऐसा विवेकहीन प्रस्ताव उसके सम्मुख रखने की धृष्टता ही कैसे कर सकता था यह अजनबी। हाँ जी आप, और क्या मैं? उसकी ठिठोली भरे स्वर में सगी दीवर का सा लाड छलक आया। किया क्या कर, क्या मेरे लिए बेचैन करवटें बदलता रहा है यह? ऐसा सिंसियर प्रेमी इस युग में दुर्लभ है, समझी? और वह जोर से हंसा। कमरा अब अंधेरे में गली तक डूब चुका था। पलंग पर अचेत पड़े मरीज का क्षीण श्वास प्रश्वास और उसके सिरहाने बैठे उस प्रेम से कंकाल का अस्वाभाविक अट्टहास नलिनी को सिर से पैर तक कपा गया। कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह। भालिया भालिया, तुम फिर यहाँ भाग आए हो? चलो घर। हाय राम, अजीब आफत है, बुढ़े को मौत भी नहीं आती। धमाधम करती लांग लगाई धोती का कठौटा संभालती एक काली भुजंग सी आकृति ने सहसा प्रकट होकर उस रंगमंच की रहस्यमय आभा को और भी प्रगाढ़ कर दिया। उसने शायद कुर्सी पर बैठी नलिनी को नहीं देखा। कर्कश स्वर में बड़बड़ाती वह कुर्सी पर बैठी कंकाल को हाथ पकड़कर घसीटती ले जा रही थी। हाय राम, इससे तो तू पागल खाने में ही अच्छा था। तेरे पीछे पीछे ऐसे भागना तो नहीं पड़ता मुझे। हाय, ऐसी सुहागन से तो मैं विधवा ही भली थी। वह बड़बड़ाती उसे साथ ले गई तो कमरा एकदम शांत हो गया। पर क्या पता दूसरे ही क्षण कोई ऐसी ही रहस्यमयी मृगांक को भी हाथ पकड़कर खींच ले जाए। एक बार नलिनी के जी में आया वह जैसी चुपचाप आई थी वैसे ही चुपचाप बाहर निकल जाए। सवेरे 4 बजे वाली गाड़ी वह आराम से पकड़ सकती थी, किंतु फिर प्रेमी के पत्र की अंतिम पंक्ति की अनुनय विनय ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। कहीं देहरी से ही मत लौट जाना किया। कैसे जा सकती थी वह? हो सकता है तथाकथित पागल खाने से छूटा मृगांक का मित्र ठीक ही कह रहा हो। यदि पैथेडीन का ही नशा होगा तो वह मोहन निद्रा 1-2 घंटे में स्वयं ही भंग हो जाएगी। गहन अंधकार में डूबी वह प्रेमी का हाथ हाथ में लिए मूर्ति से बैठी रही। सहसा वह हाथ कांपा। कौन? बार बार चेष्टा करने पर भी नलिनी का स्वर नहीं फूटा। अब तक यत्न से संजोया उसका धैर्य प्रेमी के क्षीण प्रश्न की एक ही फूंक से ताश के पत्तों के घर सा ढेर हो गया। कुछ भी उत्तर न देकर उसने अपना माथा उन दुर्लभ कंधों पर टिका दिया। उसी सुवासित कबरी की बिसरी सुगंध ने उसका उत्तर स्वयं दे दिया। आज भी लक्ष्मी विलास की उस सुगंध को पहचानने में मृगांक ने भूल नहीं की। न जाने कब तक वह उस दुर्बल बाहुबंधन में निश्चेष्ट होकर पड़ी रही। मिलन की उन अमूल्य क्षणों की चुप्पी के बीच वर्षों की उपालंब, कितने प्रश्न, कितने उत्तर मुखर हो होकर स्वयं शांत हो गए। यहीं एक मोमबत्ती पड़ी होगी। मृगांक के कंठ स्वर को उसका कठिन रोग शायद अछूता ही छोड़ गया था। उस मीठी खनक ने नलिनी को एक बार फिर निश्चेष्ट कर दिया। टटोलकर मृगांक ने ही मोमबत्ती जला दी थी। धृष्ट आलोक की चमक से चौंक कर
नलिनी की सुप्त चेतना एक झटके से जग गई। मोमबत्ती की कांपती लौ भूतल पर फिसलती उसकी चिबुक नासाग्र पर तूलिका सी फेर गई। अपरिसीम विस्मय से मृगांक की निष्प्रभ आंखें विस्फारित हो गईं। किया, तुम आज भी वैसी ही हो। कैसा आश्चर्य है। वही सुगंध, वैसा ही जूड़ा। और सहसा उसकी पपड़ी पड़े होठों पर फिर वही चिर परिचित हंसी थिरक उठी। केया के पत्ते पर तुम्हें दिया गया अपना कॉम्प्लीमेंट मैं आज भी उसी गर्व से दोहरा सकता हूँ। चौथ की लजाती दुल्हन सी प्रौढ़ा नलिनी एक बार फिर उसी केया कुंज की षोडशी भुवनेश्वरी बन उठी। उसके दोनों गाल वर्षों पश्चात अंगारे से दहक उठे। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? अचानक उसके दोनों हाथ पकड़कर वह हाँफने लगा। मेरी एकमात्र आत्मिया मेरी माँ काशीवास कर रही है। जीवन में मैंने उसे कभी सुख नहीं दिया। देख तो रही हो मेरी क्या हालत है। इसी से चाहता हूँ जाने से पहले उसी दुखियारी के पैरों में माथा रखकर एक बार माफ़ी मांग लूँ। उसके क्षमादान के बिना मेरी आत्मा अशांत रहेगी। तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो किया, ले चलोगी ना? वह बार बार अधैर्य से पूछता उसका हाथ खींचने लगा। बहुत देर बाद फिर वह एकदम ही शिथिल पड़ गया। झुककर नलिनी ने नाड़ी थाम ली। उसी स्पर्श ने उसे एकाएक फिर मुखर बना दिया। मेरा कोई नहीं है किया। उसका स्वर एक पल को टूटकर सूखी सिसकी में बिखर गया। एकमात्र मित्र साल भर से पागल है। उसी की दया से आज सिर के ऊपर छत है, नहीं तो शायद लावारिस की तरह सड़क पर दम तोड़ता। ले चलोगी मुझे? और रात भर कभी बेहोशी, कभी प्रलाप और कभी अचानक ही पथराकर पत्थर बनी जा रही उन आंखों की वेदना ने नलिनी को व्याकुल कर दिया। रात भर की उसी उथेड़बुन के बीच वह सहसा अपना अविवेकी निश्चय ले चुकी। जैसे भी हो उसकी अंतिम इच्छा उसे पूर्ण करनी ही होगी। और फिर नियति उसकी अंगुली पकड़ ही उससे शायद सब कुछ कराती चली गई थी। एक रंग उड़े सूटकेस में ही उसके कपड़े ठूंसने में उसे समय नहीं लगा। कपड़े थे ही क्या, 3-4 फटी कमीजें, 2-3 सूट और एक रिक्त बटुआ। किसी को बुलाकर घर की चाबी सौंपने का प्रश्न भी नहीं उठता था, क्योंकि पूरे घर की परिक्रमा कर भी वो किसी को नहीं ढूंढ पाई थी। अजीत प्रेमी को वहीं छोड़ वह बड़ी दूर जाकर एक होटल की छोकरी की सहायता से सवारी जुटा पाई और उसे ही 5 का एक नोट थमाकर उसने मृगांक को उठाकर गाड़ी में रखा। स्टेशन पहुंची तो सब उसे घूर घूर कर देखने लगे। ठीक भी तो था, एक प्रकार से मुर्दे को ही तो साथ लिए जा रही थी वह। यह भी नलिनी का सौभाग्य था कि उस डिब्बे का एकमात्र सहयात्री तीसरे ही स्टेशन पर उतर गया। जाने से पहले उसने बड़ी ही करुणापूर्ण दृष्टि से नलिनी को देखा था। रोगी की जैसी सांघातिक अवस्था थी, उसे देखकर ही कोई कह सकता था कि मृत्यु ने उन स्थिर आंखों में अपना खेमा गाड़ दिया है। उसके जाते ही नलिनी ने चिटकनी चढ़ा दी और मृगांक का शिथिल हाथ अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे उसकी चेतना स्वयं लौट रही थी, पर यह क्या निर्वाणकालीन दीपशिखा की चमक थी? बड़े यत्न से उसने मुस्कुराने की चेष्टा की, किंतु होठ पीड़ा से टेढ़े पड़ गए। लग रहा था भीतर ही भीतर उसका रोग जीर्ण यकृत उसकी आंतों को घातक मरोड़ दे रहा है। क्या बात है मृगांक, कहीं दर्द है क्या? चिंता तो नलिनी उसके पीले चेहरे पर झुक गई। दुर्बल निस्तेज देह सहसा थरथर कांप उठी। किंतु यह क्या रूह की कंपकपी थी? उसका मुमुष प्रेमी मृत्यु को सशक्त बाहों से पीछे ढकेलता उसे अपनी छाती पर खींचने लगा। ओह, कैसा विचित्र है पुरुष का स्वभाव। चिता की संभावित लपटों को स्पष्ट देख लेने पर भी नारी संग की कामना। किंतु अचानक प्रेमी का वह अस्वाभाविक ज्वार भाटा स्वयं शांत हो गया। विषम रोग की व्यथा से शरीर फिर धनुष सा दोहरा हो गया। अधरों तक आया अधीर चुंबन एक दीर्घ श्वास बनकर हवा में विलीन हो गया। बाहें शिथिल होकर नीचे झूल गई। वह फिर बेहोशी में डूब गया। उस बेहोशी को पहचानने में नलिनी ने भूल नहीं की। मधुमेह का वह घातक कोमा अब उसे शायद ही किसी से विदा लेने की अनुमति देगा। हाथ की घड़ी देखती नाड़ी हाथ में लिए वह अपलक दृष्टि से उसे देखती रही थी। कभी भी वह जा सकता था। गाड़ी चाहे किसी स्टेशन पर रुके या ना रुके, नाड़ी की गति बता रही थी कि उसका सिग्नल डाउन हो चुका है।
भय से कांपकर नलिनी पत्थर बन गई थी। कैसी भयानक मूर्खता कर बैठी थी वह। कहीं उसे ट्रेन में ही कुछ हो गया तो क्या कर लेगी वह। हड़बड़ाकर उसने फिर नाड़ी देखी। रेल के डिब्बे की नीली मंदी रोशनी में उसका चेहरा कितना शांत, कितना भव्य लग रहा था। उसी शांत भव्य मुद्रा ने नलिनी को झकझोर दिया। यह शांत, यह भव्यता क्या इस लोक की हो सकती थी? इस बार उसने स्पंदनहीन नाड़ी को अपने होठों से लगाकर हाथ को निश्चेष्ट छाती पर रख दिया। आधी रात के धुंधलके में गाड़ी किसी अनजान स्टेशन पर खड़ी थी। एक पल को नलिनी उस सतर पड़ी देह को देखती रही। चलती ट्रेन में मृतदेह को ले जाना अपराध है, यह वह कहीं पढ़ चुकी थी। तब क्या करे? भागकर क्या गार्ड को सूचित कराए? किंतु सूचित करने पर और जो कई प्रश्न एक साथ उसे तीर से बेध देंगे। वह उसका कौन था? मृत्यु कब हुई? कैसी हुई? कितनी मृत्यु देखी थी इस डॉक्टरनी ने? पति की देह पर पछाड़ खाती पत्नियां, पत्नी की मृतदेह पर पछाड़े खाते, अस्पताल की मोर्चरी गुंजाते, बिलबिलाते पति, आत्मीय स्वजन, किंतु कोई मृत्यु क्या उसे आज तक विचलित कर पाई थी? बिना विलाप के क्या मृत्यु अधूरी नहीं रहती? किंतु उसकी आंखों के सम्मुख उसके यौवन के प्रथम प्रणय का स्मारक ढहा पड़ा था और उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं था। गाड़ी अभी भी खड़ी खड़ी जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रही थी। वह हाथ का सूटकेस लिए खड़ी हो गई। चादर खींचकर उसने प्रेमी का मुंह ढांप दिया। स्टेशन के चहल पहल देखकर लग रहा था वह कोई बड़ा जंक्शन है। नहीं नहीं, अब और अधिक विलंब करना ठीक नहीं था। कब किस स्टेशन पर कोई परिचित चेहरा मिल जाए, क्या कोई ठिकाना था? पिछली बार गुंटूर के अनजाने स्टेशन पर उसे उसकी विधवा ननद मिल गई थी। वह एकदम बढ़ी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने सूटकेस खोला। अब तक सूखी आंखें सहसा आंसुओं से धुंधली हो गईं। साड़ियों की तहों के बीच से उसने वह खंजर सी सूखी पत्ती निकाली और प्राणहीन छाती पर रखकर बिना चेहरे की ओर आंखें उठाए ही मुड़ गई। उन खुली आंखों की ओर वह अब और नहीं देख पाएगी। किंतु द्वार तक जाकर वह जैसे स्वयं अपने से ही हार गई। अधरों तक आकर शून्य में विलीन हो गए मरणासन प्रेमी के अधूरे चुंबन का प्रतिदान दिए बिना ही वह लौट गई तो क्या स्वयं उसी की अंतरात्मा उसे जीवन भर नहीं धिक्कारेगी? वह लौटी। हाथ का सूटकेस नीचे धर उसने दोनों हाथों में वह हिम शीतल चेहरा भर लिया और क्षण भर पूर्व मृत्यु चुंबित अधरों पर अपने कांपते अधर धर दिए। गाड़ी ने अंगिड़ाई ली और गार्ड की तीखी सीटी से उसकी चेतना लौट गई। एक प्रकार से चलती गाड़ी से कूद पड़ी थी वह। देखते ही देखते गाड़ी के शैथिल्य ने गति तीव्र कर दी और उसकी प्रेमी की निर्जीव देह लिए उसका डिब्बा भी आंखों से ओझल हो गया। काट के जिस बेंच को पकड़कर उसने अपना संतुलन साधा था, अब भी उसी पर बैठी वह शून्य दृष्टि से सिग्नल की लाल हरी बत्तियों को देख रही थी। मिसेस कोचर के शब्द उसके कानों में गूंजते चले जा रहे थे। हम स्त्रियों के लिए हमारा नाम ही सब कुछ है बहन। इसी से हमें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है कि किसी की अंगुली ना उठे। मृत्यु के कठिन क्षणों में भी नलिनी क्षणिक परिचय के बीच मिली उस सीख को नहीं भूली थी। अब किसी की अंगुली नहीं उठेगी नलिनी। उसका संसारी चित्त स्वयं ही उसे दिलासा दे गया। एक क्षीण हंसी उसके मलिन चेहरे को उद्भासित कर गई। अब तक उसने स्टेशन का नाम भी नहीं पढ़ा था। हाथ का सूटकेस थामे ही वह आंचल संभालती उठी तो खर से किसी कांटे किसी खरोंच हाथ में लगी। पल्ला खींचकर उसने देखा प्रेमी को लौटाया गया स्मृति चिन्ह विदा के उस क्षणिक स्पर्श के साथ ही शायद आंचल की झालर में फंसकर एक बार फिर उसी के पास लौट गया था। तो यह थी लेखिका शिवानी जी की कहानी किया का दूसरा भाग। आप लोग किस और लेखक या लेखिका की कहानी सुनना चाहते हैं, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपसे मिलूं आपकी पसंद की किसी लेखक या लेखिका की कहानी के साथ। यदि आपको मेरा कहानी सुनाने का ढंग अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।